अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़नी है कार्डियोमायोपैथीज़। अब कार्डियोमायोपैथीज़ का क्या मतलब होता है, आपको नाम से समझ आ रहा है कि जो हार्ट है उसके जो मसल्स हैं उनके अंदर कोई पैथोलॉजी चल रही है, यही है ना कार्डियोमायोपैथी। सो कार्डियोमायोपैथी में आपने याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी मस्कुलर वॉल होती है हार्ट की, मायोकार्डियम बेसिकली, उसमें कोई ऐसी पैथोलॉजी आ जाती है कि जो कि हार्ट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देती है और प्रॉपर ब्लड इजेक्ट करने नहीं देती है। अब कार्डियक की मस्कुलर वॉल्स के अंदर क्या पैथोलॉजीज़ हैं जो कि कार्डियक मसल्स को प्रॉपरली या हार्ट चैम्बर्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती, ब्लड इजेक्ट नहीं करने देती, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं करने देती। ये 3 तरह के मसले हो सकते हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1 ये होता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपने याद रखना है कि इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल हार्ट, तो डायलेटेड में क्या होता है कि जो चैम्बर हैं स्पेशली लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, डायलेट हो जाते हैं। वॉल की थिकनेस पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैम्बर ओवरऑल डायलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये कमरा है और ये कमरा काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया है, तो कमरा तो खुला हो गया, लेकिन अगर वॉल की जो वो कहूँ ना चनाई एक ईंट थी, तो वो एक ईंट ही है, सिर्फ ओवरऑल एरिया बढ़ गया है। दिस इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। नंबर 2 बेटे हमारे पास होती है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी में आपने याद रखना है कि इसकी जो वॉल्स की थिकनेस है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल रूम, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वॉल्स की थिकनेस है वो क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि हाइपरट्रोफाइड हो जाता है मसल। हाइपरट्रोफाइड का क्या मतलब होता है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है। सो हाइपरट्रॉफी, दिस इज़ डायलेटेड एंड दिस इज़ हाइपरट्रॉफिक। नंबर 3 हमारे पास होती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव में ये होता है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ और सख्त हो जाती हैं। नॉर्मली जब ब्लड यहाँ पे आता है तो इन वॉल्स ने थोड़ा स्ट्रेच होना होता है ताकि ब्लड इनके अंदर एक्यूमुलेट हो, फिर ये पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ब्लड आगे चला जाए। लेकिन इस हार्ट में ड्यू टू फाइब्रोसिस, ड्यू टू माइलाइडोसिस, सार्किडोसिस, मल्टीपल रीजंस हैं, ये वॉल्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे सख्त हो जाती हैं। अब ब्लड इनमें जितना आएगा वही इजेक्ट होगा, एक्स्ट्रा ना तो एक्यूमुलेट होता है। एक्स्ट्रा ब्लड कब आता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वीनस रिटर्न बढ़ता है, लेकिन फिर वो इसके अंदर एकोमोडेट नहीं हो सकेगा क्योंकि वॉल्स रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हुई हैं। सो ये बहुत ही लेम टर्म्स में मैंने बताने की कोशिश की। अभी बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो कार्डियोमायोपैथी जब वॉल्स के अंदर कोई पैथोलॉजी आ गई भी है, या तो वो डायलेटेड हो सकती हैं या हाइपरट्रोफाइड, डायलेट खुला हो जाएंगी, हाइपरट्रोफाइड मतलब वाइडेड हो जाएंगी, या मतलब उनकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और रिस्ट्रिक्टेड में वो बड़ी स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है। सो दिस इज इट। मोस्ट कॉमन आपसे एग्जाम टाइम पूछी जाती है तो वो हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन है। सो स्टार्ट कर लेते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से। बेटे अगर मैं इनकी डिटेल में जाना चाहूँ, पैथोलॉजी में जाना चाहूँ, तो फिर ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, वो आपने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है। यहाँ हम मोस्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट से ही इसको कवर करेंगे, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आ जाए। वो कहते हैं कि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसको हम कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर बहुत ही इनलार्ज सा, फ्लैपी सा जो हार्ट है वो हो जाता है, क्योंकि वो डायलेटेड होता है और काफ़ी इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। कहते हैं इसके अंदर अगर हम पैथोलॉजी के लिए बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव डायलेशन हो रही होती है, कि आपका हार्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली डायलेट कर रहा है। ठीक है। सो प्रोग्रेसिवली क्या चल रही होती है, डायलेशन चल रही होती है, कार्डियक डायलेशन हो रही होती है, और जितनी ज़्यादा वो डायलेशन हो जाएगी उतना फिर उसकी वो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो इफेक्ट होगी। जितना वो डायलेट होगा उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी फिर ऐसे होना शुरू हो जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़राब होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो पेशेंट ऑटोमेटिकली हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो जाएगा। सो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनका मास इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स का मास जो है इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि मैंने आपको दो तीन दफ़ा बता दिया कि वॉल्स की जो थिकनेस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल है, क्योंकि सिर्फ एरिया बढ़ गया है। वॉल्स जैसी थी वो वैसी की वैसी हैं। ठीक है, चाहे इंटरसेप्टल है या जो भी है, ये आपने बस इसकी पैथोलॉजी में याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसी एटियोलॉजी हुई, मतलब आपका हार्ट हम कह रहे हैं डायलेट हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्यों इंक्रीज़ हुआ। मोस्ट कॉमन इसकी जो एटियोलॉजी है वो हमें पता ही
नहीं है, इडियोपैथिक है, नहीं पता चलता कि क्यों हुआ। लेकिन इसके अंदर जो है वो म्यूटेशन भी हो सकती है जो फैमिलीज़ में रन करती है। अप टू 25% केसेस में जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो हमें मिलती है और वो फैमिलीज़ में रन करती है। अगर एक पेशेंट कार्डियोमायोपैथी का आ जाए मेरे पास और मुझे कोई कॉज ना पता चल रहा हो, फिर मैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करती हूँ टू रूल आउट द जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, सो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, अच्छा, सो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, कहते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है या सिंगल जीन ट्राइट भी हो सकते हैं या सिंगल जीन म्यूटेशन भी हो सकती है। उसके अलावा कोई भी पैथोलॉजी जैसे कि करोनरी आर्टरी डिजीज़ है और उसमें भी हमने कहा था कि फ़्लो इफेक्ट होता है और हार्ट कंपनसेट रिकमेंडेट करने के लिए डायलेट होना शुरू हो जाता है। या अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, ज़्यादातर आप लोगों को जो इसका सिनेरियो देते हैं वो इस तरह से देते हैं कि अल्कोहलिक पेशेंट था और वो पिटिंग एडीमा के साथ आया है और फिर आगे जो कंप्लेन जो मैं आपको बताती हूँ कि S4 हमें जो है वो सुनाई दे रही है, रेज जुगुलर वीनस प्रेशर है, तो इस तरह का एक सिनेरियो जब वो दे दे तो आपकी डायग्नोसिस जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। मोस्टली ये पेशेंट अल्कोहलिक होता है और साथ में इसको थायमीन की डेफिशिएंसी, ठीक है, यानी बेरी सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपकी बुक में एक्सप्लेन की हुई है जिसको कहते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ना व्हाट डू यू मीन बाय पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी? इसके आपने 3 क्राइटेरियाज याद रखने हैं कि अगर मतलब इसका ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से कार्डियोमायोपैथी हुई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो शायद इसको एक्कोमोडेट करने के लिए हार्ट डायलेट हो गया। ठीक है, अब लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि ये कार्डियोमायोपैथी डेवलप होनी चाहिए विद इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी आखिरी महीना था, या डिलीवरी के विद इन 5 मंथ्स। ठीक है, अगर यानी उसकी फेब में डिलीवरी हुई है तो आगे फर्दर 5 मंथ्स यानी जुलाई तक अगर कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है तो वो पेरीपार्टम है, वरना फिर हम उसको प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी नहीं कहेंगे। ठीक है, सो एक तो इसका ड्यूरेशन है, मतलब ये लास्ट मंथ में या विद इन 5 मंथ्स ऑफ डिलीवरी डेवलप होनी चाहिए। नंबर 2 वो कहता है कि ये जो पेशेंट है इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 45% होनी चाहिए। और थर्ड कि आपको कार्डियक या हार्ट फेलियर का बाकी अदर कोई कॉज ना मिलता हो उसकी बॉडी में, यानी कोई मसला नहीं है, प्रेगनेंसी है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो रही है, डायलेटेड है, तो फिर हम उसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो पेरीपार्टम के लिए ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो उसके क्या फीचर्स हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि मेल इंटू फीमेल रेशो जो है वो 2:1 है, मेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर वेंट्रिकल्स डायलेट हो गई हैं और ब्लड यहाँ पे पड़ा हुआ है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही और हमने ऑलरेडी कहा है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, तो आप मेरे साथ पढ़ चुके हुए हैं कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो तो पेशेंट की बॉडी में क्या साइन सिम्टम्स आते हैं। ज़ाहिर है बेटे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसको एक्सर्शन पे मसला स्टार्ट होगा। दूसरी बात यह है कि ब्लड यहाँ पे पूल होगा तो वो ऊपर एट्रिया में जाएगा, एट्रिया से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, तो पेशेंट की सारी वही कंप्लेन कि उसको डिस्निया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, PND होगा। उसके बाद अगर ये पीछे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा तो ये ब्लड सारे का सारा वीनस रिटर्न पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, जिससे एडीमा, एसाइटीज़, हेपेटोमेगैली यही कुछ होना ना। तो वो सारे साइन एंड सिम्टम जो कि हम हार्ट फेलियर में पढ़ चुके हैं वही साइन और सिम्टम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। इफ़ आपको समझ नहीं आई तो आप वो वीडियो देखें, मैंने वहाँ बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, साथ में वही बात है कि इसका जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो रेज्ड होगा, डिस्टेंटेड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो इम्पल्स है वो डिस्प्लेस हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है पेशेंट को अरिथमिया स्टार्ट हो जाएंगे। अरिथमियास के बाद आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे सीखी थी, आपने याद रखनी है कि जब यहाँ पे ब्लड की रिटेंशन है और ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बताया था कि उसमें क्या बन सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, और अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा तो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक और डेथ की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो ये हो सकता है। उसके अलावा कहता है कि सडन कार्डियक डेथ हो सकती है या प्रोग्रेसिव कार्डियक फेलियर में वो जाएगा क्योंकि सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है उसने कार्डियक फेलियर में ही जाना है। सो आई होप कि आपको मुश्किल नहीं लग रहा है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि नॉर्मली अगर हार्ट ऐसा है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ऐसा हो जाता है, वेंट्रिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जब वेंट्रिकल का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, यानी ये प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करके इजेक्ट नहीं कर सकेगा ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा, ब्लड यहाँ रिटेन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा जिससे डिस्निया, ऑर्थोपनिया, PND, एडीमा,
रेज जुगुलर वीनस प्रेशर, S3 S4 हार्ट साउंड सुनाई देंगी, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन ये कि जब हार्ट आपका प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो एक तो अरिदमियाज हो जाएंगी, हार्ट रेट अबनॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, ब्लड की रिटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, आपको एम्बोलस बन सकता है, थ्रोम्बस बनेगा, वो एम्बोलिज्म में जाएगा और डेथ हो सकती है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, एक पेशेंट है उसका सांस फूल रहा है मेरी तरह, जैसे मेरा फूलता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका जो है वो चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है। अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई, कार्डियोमेगैली हुई, तो आपको बताया कि हम क्या करते हैं, थोरेसिक इनटू कार्डियक रेशो लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कार्डियक के अंदर थोरेसिक रेशो और इनको डिवाइड करते हैं तो वो रेशो जो है वो ज़्यादा होगी और कार्डियोमेगैली हुई तो हमें मिल जाएगी। दूसरा, हम इस पेशेंट की ECG करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें एनी टाइप ऑफ अरिदमिया जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे, हम एको करते हैं, एको से ही तो हमें स्ट्रक्चरल डिजीज़ नज़र आएगा, यानी अगर यहाँ पे डायलेशन है, रिटेंशन है, पूलिंग है, क्लॉटिंग है, थ्रोम्बस जो भी बन रहा है वो हमें एको पे नज़र आता है, क्योंकि एको क्या होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। साथ ही हम जो है वो कार्डियक MRI भी कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद क्लियरली उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को देख सके। लास्ट ऑप्शन ये होती है कि अगर आपको बाकी सब में कुछ भी कॉज नहीं पता चल रहा तो फिर आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो टू रूल आउट द जेनेटिक म्यूटेशन। सो आसान सी इन्वेस्टिगेशन है, चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट कार्डियोमेगैली, ECG टू रूल आउट अरिदमिया, एको एंड MRI टू रूल आउट एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ एंड जेनेटिक टेस्टिंग, ताकि हम जो है वो फैमिली हिस्ट्री है तो उसके अंदर प्रॉपरली कॉज देख सके। लास्ट थिंग, इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वेरी 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 इजी, जो आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, सारी की सारी हार्ट फेलियर वाली मैनेजमेंट हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। हमने कहा था कि अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर था, ठीक है, हार्ट फेलियर था, यहाँ पे भी वही मसला है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, बेचारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो हम दो काम करेंगे, एक तो हार्ट का लोड कम कर देंगे और दूसरा हार्ट रेट या हार्ट की एक्टिविटी कम कर देंगे। सो हार्ट रेट लोड कम करने के लिए हम उसको ACE इनहिबिटर देंगे। आपको पता है ACE इनहिबिटर से जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, वेजो डायलेशन होगी तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और वेजो डायलेशन से वीनस रिटर्न भी कम होगा, जैसे प्री लोड भी कम होगा। तो लोड कम करने के लिए हम ACE इनहिबिटर, ये मैंने बहुत डिटेल में पहले समझाया है, ठीक है, पिछली वीडियो में। उसके बाद हम ARBs दे सकते हैं अगर ACE के साथ उसको कोई मसला है। तीसरा, हम बॉडी से वॉल्यूम कम करने के लिए उसको क्या देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स के अलावा हार्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। और डायरेटिक का नुकसान ये होता है कि बॉडी में हाइपोकलीमिया हो जाता है। सो हाइपोकलीमिया को बचाने के लिए, पोटाशियम रिटेन करने के लिए हम साथ में स्पाइरिनोलेक्टोन देते हैं। प्लस आप हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए डिजॉक्सन देते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये सारा वही ट्रीटमेंट है जो हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ लिया हुआ है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी सेम बेटे जो आपको वहाँ पे बताया था, बाय वेंट्रिकुलर पेसमेकर लगा सकते हैं, वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस दे सकते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी या कार्डियक ट्रांसप्लांट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्डियोमायोपैथी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें से कुछ भी आपने पूछना है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैं आपको एक दो तस्वीरें दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, मसला बेसिकली ये होता है, मसला बेसिकली ये होता है कि ये नॉर्मल हार्ट है और ये डायलेटेड हार्ट है, ठीक है। दिस इज़ कि आपकी डायलेशन हुई हुई है, लेकिन जो वॉल्स थी, जो सेप्टम था, उनकी थिकनेस वैसी ही की वैसी है। हाइपरट्रॉफी में हम देखेंगे कि आपके चैम्बर्स का साइज़ वैसा ही है, लेकिन बेसिकली जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। सो ये जो हैं वो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में हम देखेंगे कि वॉल्स की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो वॉल्स की थिकनेस बढ़ती है। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा कि आपकी वॉल वैसी की वैसी हैं, लेकिन ये वॉल स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जो आगे हमने डिस्कस करनी है। सो जो डायलेटेड है उसमें डायलेशन होगी भी है, सिस्टोलिक फेलियर आ रहा है, पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है, ट्रीटमेंट सारे का सारा हार्ट फेलियर जैसा, कॉम्प्लिकेशन भी हार्ट फेलियर जैसी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टेड देख लेते हैं, वो बहुत ही आसान सी है।